देखिए पहले हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू comprises various inputs. Various inputs means raw material, labor, ठीक है, various processes and outputs. This is the feeder industries whose products are used as raw material for other industries. हमने पहले ही बताया था आपको, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है वो फीडर इंडस्ट्रीज है, इसके जो फाइनल प्रोडक्ट है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आपकी, आपकी रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, या आपकी बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं उस समय। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन, along with labor, capital, site and other infrastructure. The process of converting iron ore into steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. अब smelting क्या है? Smelting is the process in which metals are extracted from their ores by heating beyond the melting point. इसकी मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पर हम इसको हीट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को फ्रॉम इट्स ओर्स। ठीक है, इसके बाद में इसको रिफाइन किया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। ठीक है, देखिए हम इसमें देखते हैं एक फिगर से समझते हैं। जैसे हमारा जो इनपुट्स है आयरन और लाइमस्टोन एंड कोक, इसके मिक्सचर को हम इसमें ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं और इसको मेल्टिंग पॉइंट से अबव टेम्परेचर पर हीट करते हैं। जो स्लैग यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ से निकल आता है, और जो हमारा मोल्टन आयरन है जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और इस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम यहाँ से हॉट एयर ब्लो करते हैं। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर्स। तो इसलिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। स्पेशल एलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर को हम आयरन में स्मॉल अमाउंट में ऐड करके डिफरेंट एलॉयज बना सकते हैं, और इन एलॉयज की प्रॉपर्टी स्टील की प्रॉपर्टी से बेटर हो सकती है इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रजिस्ट रस्ट। इसमें रस्टिंग नहीं होगी। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है दूसरे इंडस्ट्रीज को, इसलिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बैकबोन बोला जाता है स्टील इंडस्ट्रीज को। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। हम अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ यूज करते हैं वो या तो आयरन एंड स्टील से बनी होती है, या फिर उनको बनाने के लिए जिन टूल्स का इस्तेमाल होता है वो आयरन या स्टील से बने होते हैं। जैसे कि शिप्स हैं, ट्रेन्स है, ट्रक्स है, एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरीज। जो तेल के कुएं हैं उनको स्टील की मशीनरी से ड्रिल किया जाता है। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल के ट्रांसपोर्ट में जो पाइपलाइंस यूज होती हैं वो स्टील की होती हैं। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट्स। जो माइनिंग के लिए हम इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं वो भी स्टील के बने होते हैं। फार्म की मशीन्स हैं हमारी, वो भी स्टील की बनी होती हैं। बिल्डिंग्स हमारी हैं वो भी स्टील की बनी होती हैं। इवन हमारे जो पेन हम घर में राइटिंग के लिए यूज करते हैं, वहाँ पे भी जो पेन बनाने के लिए जिन टूल्स का यूज होता है वो हो सकता है किसी न किसी मेटल से या आयरन एंड स्टील से ही बने हो। हमारे मोबाइल्स में बनाने के लिए जो डिफरेंट कंपोनेंट का यूज होता है, उनको बनाने के लिए भी जो मशीन्स यूज होती हैं वो भी आयरन एंड स्टील की बनी होती हैं। जैसे प्लकर्स है हमारा, वो आयरन एंड स्टील का बना होता है। ठीक है, बिफोर 1800 AD, iron and steel industry was located where raw material, power supply and running water were easily available. 1800 से पहले जो इंडस्ट्रीज थी हमारी आयरन एंड स्टील की, वो वहीं लोकेटेड थी जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता हो, पावर सप्लाई अवेलेबल हो और रनिंग वाटर अवेलेबल हो। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वाज नियर कोल फील्ड्स
एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज। जब रेलवेज का जब उदय हुआ, जब रेलवे शुरू हो गई तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे का यूज होता था। तो उसके बाद में इंडस्ट्रीज की लोकेशन थोड़ी चेंज हो गई, ठीक है। कोल फील्ड्स के नियर होने लगी इंडस्ट्रीज और वहाँ पे कैनाल्स हों और रेलवेज हो पास में, ठीक है। आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। फिर 1950s के बाद में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज समुद्र के किनारे स्टेब्लिश होने लगी, क्योंकि समुद्र से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम होता था। दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आयरन ओर को अब इम्पोर्ट किया जाने लगा, क्योंकि जो ओर्स थे, लोकली अवेलेबल ओर्स थे, वो ज़्यादातर एग्जॉस्ट हो गए। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो मिनरल्स हैं हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर हम इनको ज़्यादा यूज करेंगे, तो हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। तो ज़्यादातर जो ओर्स थे पहले, जो पुराने समय से आयरन स्टील इंडस्ट्री ओर्स के किनारे थी, तो वो ओर्स एग्जॉस्ट हो गए, तो इंपोर्ट करना पड़ता है हमें आयरन को, आयरन के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए ये समुद्र के किनारे स्टेब्लिश होने लगी इंडस्ट्रीज। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। देखिए हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए लेबर बहुत चीपली अवेलेबल है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हमारे पास अच्छी हैं और रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल है। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट्स। जो भी आयरन एंड स्टील के जो रीजन्स हैं हमारे 4 स्टेट्स में लिमिटेड हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन की माइंस हैं, आयरन ओर अवेलेबल है और कोल अवेलेबल है। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सालेम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। इसके अलावा ये कुछ शहर और हैं, जैसे कि विजयनगर, विशाखापट्टनम, सालेम तमिलनाडु में, यहाँ पे भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स की, जैसे कि जमशेदपुर। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, जिसको हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड था ये। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 at Sakchi near the confluence of the river सुबर्णरेखा एंड खरकई इन झारखंड। ये 2 रिवर्स थी हमारी, सुबर्णरेखा और खरकई, इनका जो कॉन्फ्लुएंस था वहाँ पे एक शहर था साक्षी, वहाँ पे ये टिस्को स्टेब्लिश था। लेटर ऑन साक्षी वाज रीनेम्ड एज जमशेदपुर, बाद में शहर का नाम जमशेदपुर हो गया। Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel center in the country. देखिए जोग्राफिकली अगर हम बात करें तो जो जमशेदपुर है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी लोकेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, यहाँ पे लेबर इजीली अवेलेबल है, वाटर इजीली अवेलेबल है, पावर सप्लाई अवेलेबल है। तो जो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स हैं, डिफरेंट इनपुट्स हैं हमारे, वो यहाँ पे अवेलेबल है और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी अच्छी है। साक्षी वाज चोजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स। दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमती स्टेशन ऑन द वेस्ट बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। इट वाज क्लोज टू आयरन ओर, कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट्स एज वेल एज टू कोलकाता विच प्रोवाइड्स अ लार्ज मार्केट। तो हमें आयरन ओर की ज़रूरत है, कोल की ज़रूरत है, मैंगनीज की ज़रूरत है। तो इनके जो ओर्स थे, इनके डिपॉजिट्स है, उसके पास अवेलेबल है शहर, और कोलकाता से भी पास है। जो कोलकाता एक मार्केट है, फाइनल प्रोडक्ट को हम मार्केट में बेचेंगे तभी पैसा आएगा, ठीक है। तो मार्केट भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड्स, झारिया कोल फील्ड से यहाँ पे कोल मिल जाता है।
आयरन ओर मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, मैंगनीज उड़ीसा से मिलता है और छत्तीसगढ़ से मिलता है। द खरकई एंड सुबर्णरेखा रिवर्स इंश्योर सफिशिएंट वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई भी सभी सफिशिएंट अमाउंट में है क्योंकि रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है ये शहर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए जिसकी वजह से एडिक्वेट कैपिटल सप्लाई यहाँ पे इंश्योर हुआ। ठीक है, अब जमशेदपुर में धीरे धीरे टिस्को के साथ साथ कुछ अलग इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो गई। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव्स पार्ट्स, क्योंकि आयरन से ही लोकोमोटिव पार्ट्स बनते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स वो भी आयरन से बनते हैं। मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर्स, ये इंडस्ट्री धीरे धीरे इससे रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे डेवलप होने लगी। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द इंडिया। Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on iron and steel industry for their basic infrastructure. जैसा कि इस चैप्टर में मैंने बार बार बताया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, दूसरे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, तो बाकी सब इंडस्ट्रीज हैवीली डिपेंडेंट है इस इंडस्ट्रीज पे। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। बड़े स्टील प्लांट्स भी हैं और छोटे स्टील मिल्स भी हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। जैसे हावड़ा में बहुत सी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी हैं जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हैं उसके, या फिर जो भी सेकंड ग्रेड जो आयरन है उसको यूज करके डिफरेंट इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो ये तो बात होगी जमशेदपुर की। अब हम बात करते हैं पिट्सबर्ग की। इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। The steel industry at Pittsburgh enjoy locational advantage. इसका लोकेशन का एडवांटेज है इसके पास। Some of the raw material such as coal is available locally, while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota. Minnesota एक जो जगह है यहाँ से करीब 1500 किलोमीटर दूर, वहाँ से आयरन माइंस हैं, वहाँ से आयरन मिलता है और कोल लोकली अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं जिस वजह से हमें 1500 किलोमीटर दूर से भी आयरन मिल पाता है, रॉ मटेरियल मिल पाता है। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग और चिपिंग। देखिए शिपिंग की सुविधा यहाँ पे इजीली अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द ग्रेट लेक्स वाटरवेज। ग्रेट लेक जो यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है वहाँ पर ग्रेट लेक्स हैं। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। ठीक है, लेक से जो पिट्सबर्ग तक का जो सफ़र है वो ट्रेनों के द्वारा किया जाता है। द ओयो, द मोनोगाहेला एंड एलेगिनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। जो 3 रिवर्स हैं इनसे हमें एडिक्वेट वाटर सप्लाई भी इंश्योर होती है। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो जो स्टील प्लांट्स थे वो वहाँ पे बहुत कम रह गए। They are located in the valleys of the Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. जो finished steel है वो land route के थ्रू भी और water route की तरह भी transport की जाती है। The Pittsburgh area has many factories other than steel mills. स्टील मिल्स के अलावा भी दूसरी फैक्ट्रीज पिट्सबर्ग एरिया में स्टेब्लिश हो गई हैं। जैसे कि हमने जमशेदपुर में पढ़ा था कि वहाँ पे भी दूसरी इंडस्ट्रीज भी स्टेब्लिश हो गई हैं, उसी तरह यहाँ पे भी दूसरी इंडस्ट्रीज लग गई हैं। दीज यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल रोड इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरीज एंड रेल्स। ठीक है, ये अब बात कर ली हमने स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री की पिट्सबर्ग में। अब बात करते हैं हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशिएंट आर्ट। ठीक है, बहुत पुराने समय से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है क्योंकि क्लॉथ बनाना, क्लॉथ पहनना तो बहुत पहले समय से ही चलता आ रहा है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन दैम। ठीक है, या तो मैन मेड फाइबर होगा या नेचुरल फाइबर होगा। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड।
या तो नेचुरल हो सकता है फाइबर या फिर मैन मेड हो सकता है। नेचुरल फाइबर्स आर obtained फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनेन एंड जूट। मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक एंड रेयर। तो इन फाइबर के यूज के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की एक सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है। टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th सेंचुरी, कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स एंड लूम्स। हैंड लूम्स की हेल्प से कॉटन इंडस्ट्री चलती थी पहले। इन 18th सेंचुरी, पावर लूम्स फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो पावर लूम्स बनने लगी और इसने जो हमारे हाथ से बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी उसको ओवर पावर कर लिया। ठीक है, पहले ब्रिटेन में और उसके बाद में दुनिया के दूसरे हिस्सों में। टुडे चाइना, इंडिया, जापान एंड द यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ cotton textiles. India has a glorious tradition of producing excellent quality cotton textile. Before the British rule के आने से पहले हमारे यहाँ पे हाथ से बनाए हुए हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लॉथ का बहुत बड़ा मार्केट था। द मसलिन्स ऑफ ढाका, चिंटचेस ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिकोस ऑफ कैलीकट एंड गोल्ड रोड कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नॉन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन। अपनी क्वालिटी और डिजाइन के लिए जो हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स थे वो पूरी दुनिया में जाने जाते थे अंग्रेजों के आने से पहले। ठीक है, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और जो पावर लूम्स शुरू हो गए तो जो हमारे जो हाथ से चलने वाली इंडस्ट्रीज थी वो उनको compete नहीं कर पाई, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन था हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल का वो एक्सपेंसिव था और टाइम कंज्यूमिंग था। Hence, traditional cotton textile industries could not face the competition from the new textile mills of the West. पश्चिम की जो टेक्सटाइल मिल्स जो उन्होंने लगाई थी तो उसको हम compete नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ का जो फाइनल प्रोड्यूस था वो चीप था और उसकी क्वालिटी हमसे बेटर थी। ठीक है, क्योंकि जो फाइबर बनाते थे वो जो फैब्रिक था उसका वो मैकेनाइज्ड तरीके से बनता था इंडस्ट्रियल यूनिट में, तो टाइम भी उसमें कम लगता था, कॉस्ट भी उसकी कम पड़ती थी और उसकी क्वालिटी भी बेटर थी। तो इसलिए हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उससे compete नहीं कर पाई। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। ठीक है, पहली जो मिल इंडिया में सक्सेसफुली जो लगाई गई वो 1854 में लगाई गई। अब देखिए कॉटन इंडस्ट्री के लिए क्या क्लाइमेट होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए बट मॉइस्चर भी होना चाहिए। ठीक है, द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट अपार्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरीज, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर। क्योंकि हमने बताया जैसे कि हमारे यहाँ पे तो ये बहुत पहले से पुरातन काल से काम किया जाता, तो हमारी लेबर स्किल्ड थी, तो स्किल्ड लेबर की हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगी। इनिशियली दिस इंडस्ट्रीज फ्लोरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ पे जो ह्यूमिड क्लाइमेट था इसकी वजह से इनिशियली इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात में फ्लोरिश की। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली। ह्यूमिडिटी को तो आर्टिफिशियली हम क्रिएट कर सकते हैं और रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इजीली, क्योंकि जो इंडस्ट्री है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेट गेनिंग इंडस्ट्री नहीं है, तो रॉ मटेरियल में कोई वेट गेन नहीं होता है, तो इसको कहीं पे भी इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज देश के दूसरे पार्ट्स में भी, जैसे कि कोयम्बतूर है, कानपुर है, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, इन सब एरियाज में फैल गई है। तो अब एक इंडस्ट्रियल टाउन अहमदाबाद, इसके बारे में बात करते हैं इन रेफरेंस टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर। साबरमती रिवर के किनारे है तो पानी की सप्लाई इजीली अवेलेबल है, रिवर के किनारे है तो मॉइस्चर इजीली अवेलेबल है, और जो भी अहमदाबाद का क्लाइमेट है बारिश अच्छी खासी होती है यहाँ पे। ठीक है, हवा में नमी होती है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है, अच्छा टेम्परेचर होता है। द फर्स्ट मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1859।
इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई, और मुंबई के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल सिटी बन गया। अहमदाबाद देयरफॉर ऑफन रेफर टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसी वजह से अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर सच वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, और ये फेवरेबल फैक्टर्स क्या थे? अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरियाज, जो हमारे जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं गुजरात के और महाराष्ट्र के, उसके विसिनिटी में है ये शहर। दिस इंश्योर्स ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसकी वजह से रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था यहाँ पे। द क्लाइमेट इज आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, क्लाइमेट भी आइडियल है क्योंकि क्लाइमेट में हमने बोला कि मॉइस्चर होना चाहिए, तो मॉइस्चर है यहाँ पे। द फ्लैट टेरेन एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सूटेबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल्स, पहाड़ी एरिया नहीं है कोई, फ्लैट टेरेन है, प्लेन्स है, लैंड भी इजीली अवेलेबल है, इसकी वजह से मिल्स को स्टेब्लिश किया जा सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी है गुजरात में और महाराष्ट्र में, और इसकी वजह से स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर इजीली अवेलेबल है। रेलवे नेटवर्क अच्छा है, इससे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी है। ठीक है, और इसकी वजह से हम मार्केट में इजीली एक्सेसिबल हैं। मुंबई पोर्ट भी नियर अराउंड है यहाँ से, तो हम अपने फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल मिल्स में उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन, बहुत सारी मिल्स को बंद कर दिया गया। दिस इज प्राइमरीली ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद। इसके रीजन क्या है? क्योंकि डिफरेंट टेक्सटाइल रीजन्स उभर के आए, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इम्प्रूव हुई, देश के और भी हिस्सों में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और नए रीजन्स उभर के आए। और दूसरा रीजन ये है कि जो हमारी जो मशीनरीज यूज होती थी यहाँ पे, उनको अपग्रेड नहीं किया गया, इसकी वजह से भी अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स पिछड़ गई। ठीक है, ये बात तो हो गई अहमदाबाद की। अब अगर हम एक दूसरे शहर की बात करते हैं, ओसाका, जो जापान का शहर है, इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है। ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इसके लिए फेवरेबल है। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर्ड दैट लैंड वाज इजीली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। प्लेन एरिया है तो लैंड इजीली अवेलेबल है फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, ये भी सूटेबल कंडीशन है। द रिवर योडो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर टू द मिल्स, जो योडो रिवर है वो पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोवाइड करती है। लेबर भी इजीली अवेलेबल है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी है यहाँ पे। पोर्ट्स, लोकल पोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो उससे रॉ मटेरियल को इंपोर्ट भी किया जा सकता है और फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। यहाँ पे पहले हमने बोला था कि अहमदाबाद के केस में जो कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं वो उसके नियर हैं, लेकिन ओसाका में ये फैक्टर नहीं है, ये इजिप्ट से इंपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो इसके नियर अबाउट हैं, तो यहाँ से इजीली इंपोर्ट किया जा सकता है। तो इजिप्ट से इंपोर्ट करता है, इंडिया से इंपोर्ट करता है, चाइना और यूएसए से भी इंपोर्ट करते हैं कॉटन। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। ठीक है, मैकेनाइज्ड है तो इसकी वजह से यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, तो लो प्राइस है, इसकी वजह से एक मार्केट में इसकी अच्छी वैल्यू मिल जाती है। Though it is one of the important textile cities in the country, of late the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel machineries, shipbuilding, automobiles, electrical equipments and cement. ठीक है, ओसाका किसी टाइम पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे दूसरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही हैं। और दूसरा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओसाका को छोड़ के देश के दूसरे हिस्सों में भी स्टेब्लिश हो रही हैं, जैसा कि अहमदाबाद के केस में था। और जो अभी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही है, मार्केट इंप्रूव हो रहा है, तो इसकी वजह से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ भी डिफरेंट जगहों पर स्टेब्लिश हो रही हैं। अब रॉ मटेरियल का विसिनिटी एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं रह गया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था इंडस्ट्रीज, ये अभी ख़त्म करते हैं यहीं पर। तो अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।